नमस्ते दोस्तों। आज आपको फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के ओल्ड पेपर देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाली 11 तारीख की परीक्षा में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ओल्ड पेपर है 2017 और 18 का। अधिकतर क्वेश्चन 2017-18 मतलब ओल्ड पेपरों में से ही आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पॉलीमेरिक जीन एक्शन के अंतर्गत एप्टोपीडी में फिनोटाइप रेशो होता है। ये रेशो फिनोटाइप रेशो जो होता है ये होता है 9:6:1। दूसरा क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर बिखरा हुआ होता है उसे कहते हैं होलोकाइनेटिक। ये गुणसूत्र है जिसमें सेंट्रोमियर बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे होलोमेटिक कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से टेस्ट क्रॉस है। निम्न में से इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन तो नहीं लिए, पर इसका आंसर है TT इंटू TT, कैपिटल T स्मॉल t। ये टेस्ट क्रॉस के ये होता है। DNA का रासायनिक विश्लेषण किसने दिया था? अब आपको पता होगा कि DNA का रासायनिक विश्लेषण किसने दिया। ये दिया है वाटसन एंड क्रिक ने। और ये कब दिया? 1950 में दिया वाटसन एवं क्रिक ने। और 5वां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में संलग्न समूह का उपस्थित होते हैं। संलग्न समूह उपस्थित ड्रोसोफिला में कितने समूह उपस्थित होते हैं? वो होते हैं 4। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 4। निम्न में से समाप्ति कोडोन है। आपको पता होता है AU, UAA, AGG, इनमें से समाप्ति कोड होता है, ये होता है UAA। ठीक है, ये हो गया 6। फिर ये 7वां क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांजैक्शन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। जिसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया था वो है टिमेन एंड बाल्टीमोर ने। इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया था फर्स्ट। और अब 8वां क्वेश्चन है, सेक्स क्रोमोजोम को सर्वप्रथम खोजा गया था। सेक्स क्रोमोजोम किसके अंदर खोजा गया था? सर्वप्रथम ड्रोसोफिला में खोजा गया था सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फिर 9वां है, द जंपिंग जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। द जंपिंग जीन किसने दिया था? ये सबसे पहले खोजा था बार्बर MC क्लिंटॉक्स ने। ठीक है, ये हो जाएगा 9वां का। फिर है 10वां, सेकेंडरी ट्राइसोमिक में एक्स्ट्रा गुणसूत्र होता है। सेकेंडरी ट्राइसोमिक में एक्स्ट्रा गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं सम गुणसूत्र होते हैं, आइसोक्रोमोसोम, जिसका मतलब होता है सम गुणसूत्र। ये हुए 10 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 10। ये आपको सीधे नंबर दिला सकते हैं। और इसके बाद में आती है डेफिनेशनें। दूसरे क्वेश्चन में आती है डेफिनेशनें। ठीक है, जीन विनिमय की आवृत्ति 50% से अधिक कभी नहीं हो सकती। यह है फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जीन विनिमय की आवृत्ति से अधिक कमी नहीं हो सकती। ये इसका आंसर है 50% से अधिक नहीं होती। जीन विनिमय की आवृत्ति 50% से अधिक नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा चित्र जो क्रोमोसोम रूप को प्रदर्शित करता है वो होता है इंडोग्राम।
ठीक है, एक रेखा चित्र जो कि क्रोमोसोम को रूप में प्रदर्शित करता है उसे करता है। तीसरा क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रोवाइड बाय। ये जर्म प्लाज्म थ्योरी है वो किसने दी थी? ये अगस्त वाइस्टमैन ने दिए ये जर्मनिज्म प्लाज्म थ्योरी, अगस्त भाई साहब ने दिए। चौथा क्वेश्चन है डीएनए टेम्पलेट से मैसेंजर आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांजिशन। डीएनए टेम्पलेट से मैसेंजर आरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांजिशन। और इसमें है पांचवा क्वेश्चन मेंडल का अनुसंधान कार्य कितने वर्षों में पूरा हुआ था? कितने वर्षों तक चलता रहा? वो चलता रहा 35 वर्ष, 1865 से 1900 तक 35 वर्ष लगे थे। छठवा है उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए स्टालर्ड ने 1928 में सर्वप्रथम एक्सरे का प्रयोग किया था। वो किया था प्लांट्स में। कौन से? वो किया था प्लांट्स में। किसी मोनोप्लॉइड के मूल गुणसूत्रों या एक गुणित समूह को कहते हैं, उसे कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, वे गुण जिनके लिए जीन सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है डिस्कवर शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के संभोग को कहते हैं, उसे कहते हैं डीएनए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पे, उसे कहते हैं डीएनए। और उसके बाद है 10वां इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर्स सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं पैरासेट्रिक कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें परिभाषाएं पूछी जाती है। इसमें फर्स्ट परिभाषा है पीलियोट्रोपी किसे कहते हैं? मुख्यतः एक जीन एक लक्षण को प्रभावित करता है, बट जब कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करे तो ऐसे जीन को पियोट्रोपिक जीन तथा ये दशा पियोट्रोपी कहलाती है। एग्जाम्पल मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया, ये रोग है सिकल सेल एनीमिया जिससे पियोट्रोपी होती है। दूसरी परिभाषा है कोडोमिनेंस, ये अधिकतर देखी जाती है मतलब पेपरों में। कोडोमिनेंट जब दो प्रभावी जीन अगली पीढ़ी में एक साथ समान रूप से लक्षण प्रदर्शित करते हैं उसे कोडोमिनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल मानव में रक्त समूह भी कौन सा? AB। ये दोनों अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कोडोमिनेंस कहते हैं। फिर तीसरी परिभाषा है एपिस्टेसिस जब दो प्रभावी जीन एक साथ रहते हैं तो जो जीन अपना प्रभाव अधिकतम अभिव्यक्त करता है वह एपिस्टेसिस जीन कहलाता है। जो प्रभावी जीन होता है जो अपना प्रभाव दिखाता है उसे एपिस्टेसिस जीन कहते हैं। चौथी परिभाषा है लिंकेज का मतलब है जोड़ना। जब दो या दो से अधिक जीनों की वंशावली के दौरान एक साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे लिंकेज कहते हैं। जिसे लिंकेज किसी जीन को दो जीनों को जोड़ने के काम आता है उसे लिंकेज कहते हैं। उसे ये परिभाषा ये भी लिख सकते हो आप। पांचवी ट्रांसवर्जन आणविक जीव विज्ञान में डीएनए में एक बिंदु उत्परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसमें एक पिरिमिडिन या इसके विपरीत एकल प्यूरिन को बदल दिया जाता है। ये स्वतः या आयनीकारी रिडक्शन या एल्केटिनिंग जीन्स के कारण से हो सकता है। मतलब ये कहना चाहता है ट्रांसवर्सन आणविक जीन विज्ञान में डीएनए एक बिंदु है। पांचवी है मतलब चौथी 5 परिभाषाएं हो गई है, ये सभी 2-2 नंबर की है। ठीक है, फिर है डिफाइन मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें से डिफाइन करना है भाई अंतर लिखने हैं। इसमें दिए गए क्वालिटिव ट्रेटिस एक्वालिटिव ट्रेटिस, इन दोनों के बीच अंतर लिखना है।
ये लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वालिटेटिव में होते हैं एक जीन, ये लक्षण एक जीन द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ये लक्षण दो या दो से अधिक जीन द्वारा नियंत्रण होते हैं। इनमें डायस्कोटेरिज वर्जन पाया जाता है। एग्जाम्पल कलर, जिसमें कलर अपन को प्रदर्शित करते हैं। इनमें कॉन्टिवर्ज वर्जन पाया जाता है, जिसमें कलर नहीं पाया जाता है। इन लक्षणों पर वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके लक्षणों पर वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर वातावरणीय प्रभाव पड़ता है। प्लांट लाइट, प्लांट के ऊपर लाइट का प्रकाश का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इनके एनालिसिस कंटेन व रेडियो द्वारा आधारित है, मतलब रेशो द्वारा आधारित है। इनकी गणना स्टैटिकल कोऑपरेटिव के आधार पर है। सेकंड नंबर है क्रोमोमेंटेन। इनमें बने क्रोमोसोम में डीएनए क्रॉस पेग पाया जाता है। हेटेरो, इनमें बने क्रोमोसोम में डीएनए इटाइलिन पेग होता है, टाइलिन पेग होता है। इनमें एक्टिव जीन्स उपस्थित होते हैं, इनमें इनएक्टिव जीन उपस्थित होते हैं। यूक्रेटिन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यूक्रेटिन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इनमें न्यूक्लियस की परिधि के उपस्थित होता है। इनमें लो डेंसिटी का डीएनए पाया जाता है, इनमें हाई डेंसिटी का डीएनए पाया जाता है। ये हल्के रंगीन होते हैं, इनमें डार्क स्टेनिंग होती है। ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। यूक्रेमेटिन क्षेत्र चिपचिपे नहीं होते हैं, हेटेरोमेटिन क्षेत्र चिपचिपे होते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। इसमें शॉर्ट नोट दिया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग आवर। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग आवर के बारे में लिखना है। इसमें क्रॉसिंग आवर जीन का नया संयोजन पैदा करता है। क्रॉसिंग आवर विकास की प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्रॉसिंग आवर आनुवंशिक मानचित्रों के निर्माण में मदद करती है। क्रॉसिंग आवर एक गुणसूत्र में जुड़े जीनों एक रेखीय व्यवस्था के लिए सबूत प्रदान करता है। क्रॉसिंग में यौन प्रजनन करने वाले जीवों में जीन परिवर्तनशीलता का एक अटूट भंडार प्रदान करता है। क्रॉसिंग आवर के कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। शॉर्ट नोट का तरीका ही लिखने का तरीका है, जिसमें आप पॉइंट पॉइंट बना के लिखोगे, उसमें अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। सेकंड नंबर है, इसमें भी शॉर्ट नोट लिखना है। साइटोप्लाज्मिक इंटेंस, साइटोप्लाज्मिक इंटेंस के बारे में लिखना है। जब किसी जीव की वंशानुगति साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन प्लाज्मा में नियंत्रण होते हैं, उसे साइटोप्लाज्मिक इंटेंस कहते हैं। इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाई जाती है वो इसमें पाई जाती है। करेक्टर्स लिखने होते हैं इसके, तो आप इसके अंदर करेक्टर्स लिख दो। डिफरेंट बिटवीन रिप्लिकेल क्रॉस, सामान्यतः मादा जनक के लक्षण की संततियों में ट्रांसमिट होते हैं, नर जनक के नहीं होते हैं। मतलब ये मादा के अंदर ही होते हैं, नर के अंदर नहीं होते। लेक ऑफ सिग्रेंस, ये हो गया। किसी लक्षण की वंशगतता सेल द्रव्य डीएनए में, मतलब ये अंतर लिखने हैं अपन को। सेकंड नंबर साइटोप्लाज्मिक के शॉर्ट नोट के अंदर ये 5 है, 5 लिख देने। फिर ये है छठवां, एक्सप्लेन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन, मतलब इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 या 1.5 से पेज के अंदर अपन को लिखना होता है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेनलेस लॉ एंड इन्वर्टेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब इस सुटेबल एग्जाम्पल के साथ देना है अपन को, मतलब किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं अपन। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसके अंदर लिखना है। जब 2 असमान माता पिता के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे F1 पीढ़ी आती है, तथा F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपनी प्रभाविता दिखाते हैं। जो इसके अंदर उदाहरण दिया गया है, ये रेड फ्लावर का है, RR/R, वाइट फ्लावर है, मतलब कैपिटल वाले तो रेड है और स्मॉल वाले वाइट है। जो F1 पीढ़ी आएगी वो रेड आएगी, मतलब पूरी तरह रेड आएगी। वाइट पृथक्करण का नियम ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, जब 2 असमान माता पिता के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी आती है। F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण एक साथ रहते हैं तथा F2 पीढ़ी में गेमेट निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। इसे पृथक्करण युग कहते हैं। शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे, जिसमें आपको दिया गया है। इस सारणी आपको अच्छे से बना देनी है। और ये F1 पीढ़ी वहाँ ऊपर आएगी थी, F2 पीढ़ी यहाँ आ गई।
और जो जीनोटाइप या फिनोटाइप पूछते हैं ये अनुपात भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये तरीका रहता है इसको करने का। ठीक है, तो तीसरा नंबर का आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कहता है? जब दो असमान माता पिता के बीच दो लक्षणों के ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण साथ रहते हैं तथा स्वपरागण के बाद F2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसे स्वतंत्रता अपयूहन कहते हैं, नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपयूहन का ये आपको परिभाषा में पूछ लिया जाता है और यहाँ शॉर्ट नोट में भी दे दिए गए हैं। इसका ये उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछते हैं तो इनको भी एक बार याद में रखना। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। जो इसके अंदर ये आए थे जीनोटाइप या फिनोटाइप, ये इनको लाल व लंबे फूल, लंबे व सफ़ेद, बोने व लाल, बोने व सफ़ेद। ठीक है, ये फिनोटाइप आया। फिर आया दूसरा, डिफाइन मल्टीपल ऑलवेज हाईलाइट। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मल्टीपल एलील के बारे में बताना है। हाईलाइट वेरिएशन मल्टीपल एलील एंड एक्सप्लेन इट द एक्सप्लेन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। मतलब ये ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर मतलब ये क्वेश्चन बढ़ाया दे दिया गया। इसके अंदर मल्टीपल एलील की परिभाषा लिख देनी है अपन को। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देने जो है मानव में ABO ब्लड ग्रुप, मानव में हीमोग्लोबिन, पौधों में स्वनिश्चितता, खरगोश में खर का रंग मतलब रंग होता है खरगोश का वो, ड्रोसोफिला में वाइट आई, मक्के में मोमी स्टार्च। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप अपन को लिख ही देना है। ये पूरा ब्लड ग्रुप की सारणी बना देनी है। सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने बताया ब्लड ग्रुप के बारे में। किसने बताया? लैंडस्टीनर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, फिर यो अपन को सारणी दी गई है, इस सारणी बना दोगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, पूरे 1 नंबर। मतलब जितना भी इसके अंदर दिया गया है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम। जो क्वेश्चन है लिस्ट वेरिएशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रोमोजोमल। जो भी है ये पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम्पल के साथ इसको पूरा करना है। देखें, स्ट्रक्चर बनानी है अपन को जो इसके अंदर दी गई है। पहले तो इसका लिखना है, अर्थात जब किसी सजीव के क्रोमोजोम की संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं। ये परिभाषा भी ठीक है। 3 or 4 टाइप, मतलब 4 प्रकार के होते हैं, 3 और 4। ठीक है, जो ये परिभाषा है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिर ये 4 प्रकार की होगी। ठीक है, जो 2018-19 का अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इन्हीं में से आएगा जो भी। थैंक यू सो मच।